खुशी महसूस कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों के साथ इन सारी चीज़ों को शेयर कर पाऊंगा। और एक बात है कि जिसको कलकत्ता, ग्रेटर कलकत्ता और 25 किलोमीटर आप नेहट्टी से चलिए और बजबज तक चले जाइए, इधर नदी हो, तो मैं देख ये रहा हूँ कि कलकत्ता का कभी एक एरिया रहा होगा, जो एरिया ब्रह्मो समाज के अधीन रहा होगा, आज की तारीख में ये सारे समाज के अधीन में है। और इसकी गूंज और जगह बजबज में अगर कोमागाटा मारू शहीद स्थल है, तो नेहट्टी में बंकिम जी का है, तो ये जो सरकार भले इसको ग्रेटर कलकत्ता कहे, तो मुझे लगता है कि ये महान कलकत्ता है। इसके इस कोने से उस कोने तक ही, मेदिनीपुर तक की जो चीज़ें हैं वो समप होती हैं और हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों तक जाती हैं। यही कहते हुए मैं अपनी बात कहूँगा, लेकिन एक छोटी सी चीज़ मैं 2 लाइनें पढ़ना चाहता हूँ, जो मैंने सुबह सबनी साहब को फ़ोन किया था कि साहब आपकी इस किताब की प्रेरणा से हम लोग आज बैठ रहे हैं, तो आप हमें 4 लाइनें लिख देंगे तो हम सबसे शेयर कर पाएंगे। बड़ा मत लिखिएगा, कोई बड़े के लिए तो लोग हैं। तो उन्होंने 4-5 लाइन दिए, वो मैं यही कहते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे। 1999 में सबनीस जी ने एक वंदे मातरम शोध पुस्तक लिखी। वह वर्ष वंदे मातरम की 125वीं जयंती थी। ठीक है, अब मैं डरूंगा नहीं सर, आप कोई बोलोगे। उस अवसर पर पुणे में 11,000 छात्रों ने संपूर्ण वंदे मातरम का गायन किया। वंदे मातरम एक शोध पुस्तक 120 पन्नों की थी, लेकिन मैंने इस पर और अधिक शोध करने के उद्देश्य से इसका अध्ययन शुरू किया। अध्ययन के दौरान नेहट्टी कटालडांगा में वंदे मातरम के जन्म स्थान के साथ साथ शांति निकेतन, बड़ोदरा और पांडिचेरी जैसे वंदे मातरम से संबंधित स्थानों का दौरा किया। 2014 में समग्र वंदे मातरम के बारे में सभी जानकारी प्रदान करने वाला मेरा 1000 पृष्ठों का कोश प्रकाशित हुआ। एनबीटी द्वारा प्रकाशित बच्चों की पुस्तक कहानी वंदे मातरम की 6 भाषाओं में अनुवाद हुआ है। रविन्द्रनाथ टैगोर से लेकर आज तक के गायकों तक वंदे मातरम की 250 रिकॉर्डिंग का संग्रह 2002 में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। भारत में वंदे मातरम विषय के एक अग्रणी अभ्यासक सबनीस। और एक आखिरी बात कहते हुए मैं अपनी बात खत्म करूंगा। इस किताब में एक लेख है और वो लेख बताता है कि खुदीराम फांसी पर चढ़े वंदे मातरम कहते हुए, और 40, 45, 46 तक 1906 से ऐसा कोई शायद ही बड़ा छोटा प्रोग्राम होता हो जिसमें वंदे मातरम गाया नहीं जाता हो। उसे हिंदू भी गाता था, मुसलमान भी गाता था। एक बड़ा लंबा लेख है इसमें। मैं ये किताब मंगवा के आपको भी दूंगा, और हमने आग्रह किया है एशियाटिक सोसाइटी से भी कि उनके पास भी एक अंग्रेजी में किताब है, और वो किताब हमने यहाँ डिस्प्ले कर रखी है, आप देख सकते हैं। एक लंबा लेख है कि ये राष्ट्रीय गीत रहा है, ये कोई স্বাধীনতার পরেও অনেক দিন বন্দে মাতরমই ছিল আমাদের ন্যাশনাল অ্যান্থেম। যখন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে 1948-এ ন্যাশনাল অ্যান্থেম গাইতে বলা হলো ভারতের প্রতিনিধিদের, তখন তারা নেহেরু সরকারের নির্দেশে জনগণমন মানে বাদ্যযন্ত্রে বাজায়। তার আগে পর্যন্ত কিন্তু বন্দে মাতরমই স্বাধীনতার পরেও ছিল ন্যাশনাল অ্যান্থেম। मेरा वही कहना है कि आजादी के पहले जो हमारे हथियार रहे, आजादी के बाद बहुत सारी, जैसे बहुत सिंपल बात मैं अपनी खत्म करने से पहले एक बात मुझे याद आ गई। अगर आप दक्षिण जाएं और कलकत्ता यूनिवर्सिटी देखें और दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा देखें, फिजिकली बराबर है। और कर्नाटक में हमने एक कर्नाटक के विद्वान को बुला रखा है, वो आएंगे। कर्नाटक में, केरल में, दक्षिण भारत में
हिंदुस्तानी, वो हिंदी उर्दू मिक्स एक तरह की भाषा प्रयोग होती थी। वो आज़ादी के पहले गांधी ने उसे काफ़ी प्रयोग किया और ऐसी बहुत सारी संस्थाएं आज भी काम कर रही हैं। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हम वंदे मातरम की डेप्थ को समझें और राष्ट्रभक्ति कोई सनसनी वाला मामला नहीं है और जिंदाबाद वाला मामला नहीं है। राष्ट्रभक्ति राष्ट्र के साथ है। मैं वंदे मातरम कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सभी आनंद लेंगे और समृद्ध होंगे। यहाँ जो लोग मेरे सामने में बैठे हैं, अलग अलग फील्ड के लोगों को मैंने जानबूझ के कहा कि नहीं आप आइए। मारवाड़ी सम्मेलन से शिवपाल लोहिया यहाँ बैठे हैं, नेपाली साहित्य से बैठे हैं, कर्नाटक के भी मैंने बुलाया है। बस मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। सभी को अच्छे कार्यक्रम की बधाई।